मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और इस वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपकी यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये श्रृंखला में कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करा दूँ जिससे आपकी परीक्षा में आपको सवाल मिल सके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन क्लास की वजह से समय ज़्यादा ना मिल पाने की वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अभी भी आपके एग्ज़ाम से पहले जो बचे हुए अधिनियम हैं, जैसे किशोर अधिनियम आपका है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम है, या आपके एक दो और बचे हुए हैं, वो अधिनियम मैं करा दूंगा। बाकी अधिनियम आपके पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको चेक करिए, उनको देखिए। दो चीज़ें और बकती है डिटेल में, एक भारतीय दंड संहिता और दूसरी दंड प्रक्रिया संहिता। ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के देख सकते हैं, वो मैं आपको लिंक इस पर दे दूँगा। अच्छा, जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं वो कंप्लीट मैथ में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा रहा हूँ, और जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके लास्ट तक आपको उसमें मिलेगा। क्रम से एक एक करके आते रहेंगे। इनका एक मिनिमम चार्ज है, आप वो पे करने के बाद देख सकते हैं। तो ये आपका सीआरपीसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है पुलिस रिपोर्ट क्या है। पहला क्वेश्चन पुलिस रिपोर्ट क्या है। ऑप्शन ए धारा 168 की रिपोर्ट, ऑप्शन बी धारा 173(2) की रिपोर्ट, ऑप्शन सी ये आपका धारा 158 की रिपोर्ट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि रिपोर्ट शब्द जो परिभाषित किया गया है वो सीआरपीसी की धारा 2(दा) में परिभाषित किया गया है, 2(दा) में। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट शब्द जो परिभाषित किया गया है वो 2(दा) में परिभाषित किया गया है। दूसरा पॉइंट ये कि पुलिस अधिकारी किसी मामले की जब इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेता है, यदि पुलिस अधिकारी अन्वेषण कंप्लीट कर लेता है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करता है धारा 173(2) के तहत। और इस तैयार की गई रिपोर्ट को जो भी भार साधक पुलिस अधिकारी होगा इस मामले में सक्षम किए गए, सशक्त किए गए संज्ञान के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उसे राज्य सरकार के एक निश्चित फॉर्मेट में प्रेषित करेगा। तो ये सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट प्रेषित करेगा कौन? पुलिस अधिकारी। और रिपोर्ट शब्द किस में परिभाषित किया गया है? 2(दा) में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट क्या है? तो धारा 173(2) की रिपोर्ट जो भार साधक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी मामले के संज्ञान में लाने के लिए जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है उसको प्रेषित करेगा, और राज्य सरकार के एक निश्चित फॉर्मेट पे होगी। इस रिपोर्ट में क्या होगा कि अभियुक्त के बारे में डिटेल होगा, जो एविडेंस गवाह होंगे उनके बारे में डिटेल होगा, अभियुक्त अभी गिरफ्तार किया गया है या नहीं इसके बारे में डिटेल होगा, और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या एक्चुअल में अपराध हुआ है, और अगर अपराध हुआ है तो किस रीति से और किसके द्वारा हुआ है। तो आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट मामला क्या है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, वारंट मामला और समन मामला। तो सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो वारंट मामला होता है मतलब मैटर गंभीर है। वारंट मामला का मतलब है कि मैटर गंभीर है, और समन मामला का मतलब होता है कि मामला साधारण है। तो यहाँ पे पूछा गया है वारंट मामला है जो 6 माह के कारावास से दंडनीय है, जो 1 वर्ष से ज़्यादा के कारावास से दंडनीय है, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी वारंट मामले वे होते हैं जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी ऐसे क्षेत्र को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी आबादी हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट एक अधिसूचना द्वारा राजपत्र में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र को महानगर घोषित कर सकती है यदि उसकी आबादी। तो पहली चीज़, सीआरपीसी की धारा 8 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन को आसान बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो क्या क्लियर हुआ आपका कि सीआरपीसी का सेक्शन 8
सीआरपीसी की धारा 8 में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी आबादी 10 लाख हो, 10 लाख। इसका सही आंसर ए है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र कौन घोषित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट घोषित करेगा। क्यों? दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए, और जिसकी आबादी 10 लाख होना चाहिए। और ऐसा मेंशन किस में है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 8 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और कार्यकाल क्या है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और कार्यकाल क्या है? दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले ऑप्शन है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन है कि कार्यकाल इसका क्या होता है। तो पहली चीज़, ये सीआरपीसी की धारा 13(1) में इसकी नियुक्ति है और 13(2) में कार्यकाल है। तो 2 पॉइंट तो ये क्लियर करिए कि सीआरपीसी की धारा 13(1) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी और 13(2) में इसका कार्यकाल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका होगा उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। किसके अनुरोध पर? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुरोध पे सीआरपीसी की धारा 13(1) के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 13(1) के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी और 13(2) में इसका कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अधिकतम 1 वर्ष कार्यकाल होगा, जो कि सेक्शन 13(2) में मेंशन किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13(2) में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। साक्ष्य एकत्र करना, अपराधी को खोजना, विचारण करना, रिपोर्ट को तैयार करना। यहाँ पे अन्वेषण की जो परिभाषा दी गई है वो सीआरपीसी की धारा 2(जा) में दी गई है। अन्वेषण की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2(जा) में दी गई है। और अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा? पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन दी है वो सीआरपीसी की धारा 2(जा) में दी है। और इसका उद्देश्य है साक्ष्य इकट्ठा करना, यानी अन्वेषण का उद्देश्य होता है साक्ष्य को इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जो जांच की डेफिनेशन दी हुई है वो सीआरपीसी की धारा 2(6) में दी है। सीआरपीसी की धारा 2(6) में जांच शब्द की डेफिनेशन दी गई है। और जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है और इसकी डेफिनेशन दी है 2(6) में। अगला पॉइंट दिया है अपराध क्या है? तो अपराध की जो डेफिनेशन दी है वो 2(ढ) में दी हुई है। 2(ढ) में सीआरपीसी की धारा 2(ढ) में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया और कहा गया है कि किसी कार्य को करके या किसी कार्य का लोप करके अपराध माना जाएगा। मतलब कोई भी कार्य करके या उस कार्य को ना करके अपराध माना जाएगा। और ये तत्समय प्रवर्त, तत्समय का मतलब दैट टाइम, उस समय, तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो ऐसा कार्य जिसको उस समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा, कानून द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया हो। या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में कंप्लेन करना संभव हो। परिवाद का मतलब शिकायत या कंप्लेन करना संभव हो। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो भी एक्ट होगा वह अपराध माना जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तो आपको क्लियर होगा कि तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो वो एक्ट अपराध माना जाएगा। और पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 में अगर कंप्लेन पॉसिबल हो तो वो भी अपराध माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, सत्र न्यायालय मीन्स सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि सत्र न्यायालय का बारे में जो संबंध में प्रावधान किया गया है वो सीआरपीसी के सेक्शन 9 में किया गया है।
याद रखिएगा। धारा 9 में सत्र न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। जो सत्र न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, इनकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा। लेकिन इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा, और इनका स्थानांतरण भी उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सत्र न्यायालय का जो प्रावधान है वो धारा 9 में CRPC की है, और सत्र न्यायालय की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। अच्छा, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और स्थानांतरण भी उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। तो आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, 4 ऑप्शन दिए हैं। आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे बता दूं कि जो संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्नाइज्ड ऑफेंसेस, इसका जो मेंशन किया गया है वो CRPC की धारा 2 में किया गया है। संज्ञेय अपराध का उल्लेख जो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2C या 2 में किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर इसका B सही होगा। अगर मामला संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुलिस हिरासत की अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर उपस्थित करना होगा। अब यदि मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजना चाहती है तो मजिस्ट्रेट भेज सकती है, लेकिन रही बात उपस्थित करने की तो 24 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर उपस्थित करना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन जो सत्र न्यायालय, एक छोटी सी बात और आपको बता दूं यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए कि आप जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, ऐसा लिखा देखते हैं आप। अब यहाँ पे जो डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जब उसके ऑफिस की तरफ आप जाते हैं, कार्यालय की तरफ, तो लिखा मिलता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ऐसा क्यों? जिला एवं सत्र न्यायालय क्यों लिखा रहता है? इसका कारण ये है कि जब सेशन कोर्ट का जज जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, मीन्स सिविल मैटर की सुनवाई कर रहा होता है, तो उसे जिला न्यायालय और न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब वो सिविल मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, मीन्स दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन जब वह क्रिमिनल मामले यानी फौजदारी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस की सुनवाई कर रहा होता है, तो सत्र न्यायालय और सत्र न्यायाधीश यानी सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है। समय का थोड़ा अभाव होने के कारण ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ और ये सीरीज चलती रहेगी। इस सीरीज में 200 के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, परिवाद हो सकेगा संज्ञेय मामलों में, असंज्ञेय मामलों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी संज्ञेय और असंज्ञेय मामले दोनों परिस्थितियों में परिवाद हो सकेगा। परिवाद से तात्पर्य है धारा 2 में परिभाषित शब्द परिवाद से। CRPC की धारा 2 में परिवाद को परिभाषित किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे कथन, ये अपराध चाहे ज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया हो या अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है चाहे लिखित रूप से या मौखिक रूप से उपस्थित किए जाएंगे कथन, उनको परिवाद कहेंगे। तो ये दोनों मैटर में हो सकता है, अपराधी ज्ञात है या अपराधी अज्ञात है, यानी किसी को नामजद बनाया गया है या अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। दोनों भी परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अधिकारी कथन और साक्ष्य को उपस्थित करेंगे। तो ये 2 में परिभाषित है सेक्शन 2D CRPC की, और संज्ञेय मामलों में, असंज्ञेय मामलों में, बोथार दोनों मामलों में परिवाद हो सकेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर था। अब इसका सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इस तरह से करते हुए जितना भी टाइम मिलेगा, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 10, जो भी हो सकेंगे, मैं आपको CRPC से लगभग जो है 200 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।